जय हिंद फ्रेंड्स। भारत समाचार के इस शो अवधनामा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इतिहास की धारा गतिमान है। मैं कोशिश करूंगा कि इतिहास की ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं वो एक अच्छे आयाम लेकर आप तक पहुंचे। इस दुनिया में कोई सर्वज्ञानी नहीं है। इस दुनिया में कोई हमेशा सही नहीं है, पर फिर भी इतिहास के शिक्षक का यह मूलभूत दायित्व है कि वो कहानी को इस रूप में प्रकट करे जिससे वो कहानी सबसे जुड़ सके, सबका उत्थान कर सके, सबका विकास कर सके। इस चित्र को आपको दिखाने के पीछे एक उद्देश्य है। मैंने हमेशा यह कोशिश की कि चित्र ज्यादा मैसेज दे। इस चित्र को दिखाने के पीछे एक तो पीला रंग, ऊपर से सोना, गुप्त काल का पीला रंग। मैंने आपसे कहा शक्ति सूर्य से जुड़ा हुआ है, शक्ति का सूचक है, लेकिन पीला रंग कमजोरी का भी सूचक है। अब ये दो धाराएं, शक्ति और कमजोरी, कमजोरी कहना उचित नहीं होगा, यथोचित नहीं होगा, लेकिन इस चित्र के प्रदर्शन के पीछे मेरा उद्देश्य है आपको यह बताना कि यह संक्रमण का काल है। संक्रमण, चीजें बदल रही हैं, एक धारा दूसरे धारा में परिवर्तित हो रही है। एक बड़ा नया डेवलपमेंट आप यहां देखेंगे, बड़ा नया, जिसकी शुरुआत हुई गुप्त काल से, जिसको प्रमोशन मिला गुप्तोत्तर काल में, और जो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची राजपूत काल में। आपने सुना द्वितीय नगरी क्रांति, सेकंड अर्बनाइजेशन, शुरुआत कहां से हुई? 6th सेंचुरी BC से। प्रमोशन कब मिला? मौर्य काल में। चरमोत्कर्ष पर पहुंची मौर्योत्तर काल में। ये एक धारा। दूसरी धारा सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। बड़ी सारी बॉलीवुड मूवियां हैं, समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी बॉलीवुड मूवियां हैं। कोयला, अमरीश पुरी जी की मूवी है कोयला, उसमें वो जमींदार बने हैं। सामंतवाद, इस काल से जिस धारा का जन्म हुआ वह है सामंतवाद, फ्यूडलिज्म। ये जो फ्यूडलिज्म की धारा है यह शुरू हुई गुप्त काल से, इसको प्रोत्साहन मिला गुप्तोत्तर काल में, और यह अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची राजपूत काल में। दुनिया में दो ही शक्तियां हैं सामान्य तौर पर, बस ऐसा मैं मानता हूं, हो सकता है आप भी माने। दुनिया में दो शक्तियां हैं। पहली शक्ति स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म शक्ति है। यहां लोग किसी को 10 रुपए देने को तैयार नहीं। आचार्य रजनीश 5 करोड़ की घड़ी लगा रहे हैं, चार्टर्ड हवाई जहाज गिफ्ट, रोल्स रॉयस गिफ्ट। अमेरिका के उनके भक्तों ने उनके नाम पर एक शहर बसा दिया, रजनीशपुरम। हमारे भारत के एक और संत हुए महर्षि योगी, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सिखाते थे। बड़े नामी संत, बहुत नामी गिरामी संत महर्षि योगी, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। मध्य प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ा संस्कृत विद्यालय बना रहे थे, ऐसा मैंने सुना। इसकी सच्चाई का मुझे पता नहीं। ऐसा मैंने सुना कि एक बार उन्होंने इंदिरा गांधी जी से यह प्रस्ताव रखा कि अगर आप मेरी फोटो भारत की करेंसी पर रख दें तो मैं भारत का 1/10 कर्जा माफ करवा दूंगा, या मैं खुद पे कर दूंगा। संत
मैं भी इस शक्ति की तलाश कर ही रहा हूं, इसलिए लगभग हर संत महात्मा के दरवाजे पर जाता हूं। खोज की प्रवृत्ति है, खोज कि ऐसा क्या है कि एक भिखारी को लोग 10 रुपए नहीं दे सकते और संत को इतना इतना सामान, इतनी इतनी संपत्ति, कुछ तो बदले में मिलता होगा। एक बार एक बड़ी छोटी सी घटना है, महर्षि योगी जी के कैंप में मैं गया तो वो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का सेशन चल रहा था और भारतीयों के लिए फ्री, विदेशियों के लिए $7,000, भारतीयों के लिए फ्री। लेकिन उस कैंप में 2 ही 3 लोग थे भारतीय, बाकी सब विदेशी। अब उन्होंने कहा कि क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लो, सांसों को देखो। मैंने कहा आंख बंद करके देखें? खैर हम भी बंद करके बैठे रहे। फिर 10 मिनट के बाद फिर उद्घोष सुनाई पड़ा कि अब आप देखो, आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है। हमने कहा ऊर्जा? गौर किया हमने, हमें तो कोई चीज उठता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। मैंने अपनी आंखें खोली, मेरे सामने एक विदेशी साहब बैठे हुए थे, वो अपना सर ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, बोले एनर्जी इज राइजिंग। अरे मैंने कहा एनर्जी इज राइजिंग। खैर मुझे पकड़ कर उन लोगों ने बाहर किया कि आप यहां बदतमीजी न कर, चलिए बाहर। लेकिन अध्यात्म एक शक्ति है, मुझे नहीं पता लेकिन है। दूसरी जो सबसे बड़ी शक्ति है वह है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, पैसा। कहने की जरूरत ही नहीं। गांधी जी ने अपनी जीवनी लिखी माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, वो जो हेडिंग है ना, टाइटल, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस किताब को पढ़ने के बाद मैंने भी प्रयोग शुरू किए, सत्य के साथ भी असत्य के साथ भी। गांधी जी ने तो सिर्फ सत्य के साथ प्रयोग शुरू किया, मैंने सत्य के साथ भी शुरू किया, असत्य के साथ भी शुरू किया। आप भी किया करो कभी कभी, बड़ा मजा आएगा। ठीक है आपके फादर डीजीपी हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, कोई बात नहीं। आप कोचिंग गए पहले दिन, सामान्य कपड़े में चले जाइए, फटी हुई शर्ट पहन के चले जाइए, चप्पल पहन के चले जाइए और कहिए क्लास में कि मेरे फादर क्लर्क हैं, और फिर देखिए कितने लोग आपको एंटरटेन करते हैं। यही तो है एक्सपेरिमेंट, यही तो है समाज को समझना। एक बोरा रुपया लेके बैठ जाइए चौराहे पे, 2 गड्डी निकालिए, फेंकिए सामने, कूद पड़ेंगे लोग। फिर वो जो लोग पैसा बोर्ड समेट रहे हैं उनकी तरफ देखिए, मुस्कुराइए, कहिए बदतमीज लोग हो तुम, पागल। कोई बुरा नहीं मानेगा। लोग पता क्या कहेंगे कि अरे भैया जबान के बुरे हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। पैसा शक्ति है। पैसा शक्ति है और हमेशा ये जो धन है शक्ति के रूप में, जिसको हिंदुओं ने लक्ष्मी माता कहा, वो जब विष्णु के साथ रहेगी तभी उसका सदुपयोग हो पाएगा। इस पे मैं चर्चा करूंगा आगे। लेकिन मैं शक्ति की बात कर रहा था कि दुनिया में 2 तरह की शक्तियां हैं, एक आध्यात्मिक, एक धन, आर्थिक। इसलिए इस दुनिया में जब भी कुछ बदलेगा, मिटेगा, युद्ध होगा, उसमें एक अहम स्थान होगा अर्थव्यवस्था का। जब भी मूर्ख मूछ और पूछ के लिए लड़ते हैं और शाही वर्ग सिर्फ इंटरेस्ट के लिए लड़ता है। बड़े सारे लोग हमसे मिलते हैं कि भैया मंत्री जी से मिले थे, बहुत बढ़िया आदमी भैया, भैया गले लगा लिए भैया, भैया हमारी बाइक उनके कार से लड़ गई भैया, और उतर के हाथ जो खुद ही हाथ जोड़े भैया। बड़ा है, उसको पता है कि तुम भिखमंगे, तुमसे लड़के क्या मिलेगा। बड़े लोग सरल नहीं होते, समझदार होते हैं।
और जिस दिन वो बड़ा अपनी उस समझदारी को खो देता है, उसके बड़प्पन का पतन शुरू हो जाता है। तो जब भी इस दुनिया में, राजनीति में, समाज में, धर्म में कुछ भी बदलेगा, तो एक बात आप गौर करना कि अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। उत्तरवैदिक अर्थव्यवस्था बदली, राजनीति बदली, समाज बदला, धर्म बदली, संस्कृति बदली। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व अर्थव्यवस्था बदली, राजनीति बदली, समाज बदला, धर्म बदला, संस्कृति बदली। अब गुप्त काल में भी अर्थव्यवस्था करवट लेगी, अर्थव्यवस्था बदलेगी, उसका मूलभूत स्वरूप बदलेगा। दुनिया में सामान्य तौर पर 2 तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। सामान्य तौर पर एक सामंतवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी पूंजीवादी। आप कहेंगे यार ये होता क्या है यार, ये दोनों चीज है क्या? एग्जाम्पल दो। सामंतवाद सामान्य तौर पर जब समाज में भूस्वामी वर्ग का वर्चस्व होता है, फिर से दोहराऊंगा मैं, जब समाज में भूस्वामी वर्ग का वर्चस्व होता है तो उसको कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था। जब सोसाइटी में लैंडलॉर्ड्स डोमिनेंट होते हैं तो उसको कहते हैं फ्यूडलिज्म। पूंजीवादी, जब समाज में पूंजीवादी वर्ग का वर्चस्व होता है तो उसको कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। जब सोसाइटी में कैपिटलिस्ट क्लास का डोमिनेंसी होती है तो कहते हैं पूंजीवादी। आप कहोगे मास्टर एक और एग्जांपल, मैं कहूंगा गुजरात, वहां कौन है? अंबानी और अडानी। तो यूपी में क्या हावी है? सामंतवाद। ये जो आप यूपी की समस्या देख रहे हो, बिहार की समस्या देख रहे हो, ये हिंदू की समस्या नहीं है, ये मुसलमान की समस्या नहीं है, ये ब्राह्मण दलित किसी की समस्या नहीं है। ये जो आपको बताया जा रहा है ना, ये आपको भरमाया जा रहा है। ये समस्या है सामंतवाद की। अफगानिस्तान, चलो वैश्विक स्तर पर आते हैं। एक तरफ आप देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरी तरफ आप देखो अफगानिस्तान। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अफगानिस्तान किस दौर से गुजर रहा है? सामंतवादी, फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म, हाँ भैया फ्यूडलिज्म। आपको हो सकता लगता हो कि इस्लाम की वजह से वहां ये सब चुनौतियां हैं, संघर्ष है, डेली गोलियां चल रही हैं, औरतें पर्दे में हैं। नहीं नहीं सर, इस्लाम तो टर्की में भी है, मुसलमान तो अमेरिका में भी हैं। लेकिन अमेरिका में जो मुस्लिम औरतें हैं वो जॉब कर रही हैं, एम्प्लॉयड हैं, 5 लाख रुपए महीना सैलरी मिल रही है। आर्थिक स्वतंत्रता सामाजिक स्वतंत्रता को जन्म देती है, नियम है ये। आर्थिक इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस गिव्स बर्थ टू सोशल इंडिपेंडेंस। अब अफगानिस्तान देखो, वहां आदमियों के पास जॉब नहीं है, औरतें। अब तुम ये दोनों पिक्चर अपने आंख में रख लो, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। जब पढ़ो तो पिक्चर बनाओ, पिक्चर। शब्द भूल जाएंगे, लाइन भूल जाएगी, पिक्चर कभी नहीं भूलती, चित्र कभी नहीं भूलता। इसलिए शिक्षा देने का एक सशक्त माध्यम है फोटोग्राफी, चित्र। इसीलिए तो इतिहास में कल्चर का पाठ है और कल्चर में कला का एक अहम योगदान है, क्योंकि इस कला उस काल के समृद्धि की ही सूचना नहीं देती, उस काल के आर्थिक अवस्था की ही सूचना नहीं देती, उस काल के दर्शन की भी सूचना देती है। आपने मौर्य काल की कला पढ़ी, मौर्योत्तर काल की कला पढ़ी, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस काल में कौन सा दर्शन हावी था, बुद्धिज्म और जैनिज्म। आपने गुप्त काल की कला पढ़ी, गुप्तोत्तर काल की कला पढ़ी, राजपूत काल की कला पढ़ी,
उस काल में कौन सा संविधान हावी था, धर्म हावी था? ब्राह्मण धर्म। आप मध्यकाल में एंटर किए, वहां पे कौन सा संविधान, कौन सा धर्म हावी था? इस्लाम। मौजूद तो सारे थे, हावी डोमिनेंट। अब आप ये सोच लो कि मौर्योत्तर काल का जो समय है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का समय है। मानक किताब कौन सी है? कामसूत्र। लेकिन गुप्त काल में जब हम एंटर करेंगे, धारा बदल रही है। संक्रमण काल, ट्रांजिशनल पीरियड। किसका? ये लाइन नोट करने वाली है। जितने हमारे मित्र तैयारी कर रहे हैं, हमारी बहनें तैयारी कर रही हैं, वो सब इस लाइन को नोट कर लें कि गुप्त काल ट्रांजिशन का काल, संक्रमण का काल। द्वितीय नगरी क्रांति से अब धारा बदल रही है सामंतवाद की तरफ। बस यही पिक्चर दिमाग में रख लेना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अब धारा बदल रही है अफगानिस्तान की तरफ। अमेरिका की करेंसी डॉलर, अफगानिस्तान की करेंसी। जब एप्पल अपना फोन लॉन्च करता है, इंडिया में करता है, अमेरिका में करता है, इंग्लैंड में करता है, काबुल में। अगर एप्पल काबुल में अपना आईफोन लॉन्च करेगा तो एक्सचेंज मीडियम क्या होगा? AK-47, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड। वो अफगानी 4 हैंड ग्रेनेड लेके पहुंच जाएगा शोरूम में कि भैया हैंड ग्रेनेड ले लो, iPhone 14 दे दो। परिवर्तन, धारा का परिवर्तन, सामंतवाद से, द्वितीय नगरी क्रांति से सामंतवाद की तरफ। क्यों? पहला प्रश्न, क्यों परिवर्तन शुरू हो रहा है? क्या है इसकी मुख्य वजह? कैसे हुआ ये? और इस सामंतवाद के परिवर्तन ने राजनीति को बदला, समाज को बदला, धर्म को बदला, संस्कृति को बदला। जो आज हमारे समाज में कई सारी कुरीतियां भी हैं, कुरीतियां, उनकी जड़ें इसी काल से आ रही हैं। आज कुरीतियां हैं, तब कुरीतियां नहीं थी। कोई भी चीज जब पैदा होती है तो वो अपने समय के आवश्यकता के अनुसार पैदा होती है। जैसे जाति व्यवस्था ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई, फिर किसने बनाई? जाति व्यवस्था को जन्म दिया जजमानी व्यवस्था ने। मैं अपने बड़े सारे मित्रों को देख रहा हूं, इलेक्शन आ रहा है ना। इलेक्शन जो है वो संप्रदायवाद और जातिवाद की मां है। जैसे ही इलेक्शन आएगा, आजकल आप देखेंगे, आजकल जब आप अपने चारों तरफ देख रहे होंगे तो बड़ा लग रहा होगा कि अरे भैया बड़ा समाज में तनाव बढ़ रहा है, सब दुश्मन है एक दूसरे के, सब बैकवर्ड, सब एक दूसरे के दुश्मन है, मुसलमान हिंदू सब। अरे भैया, ये इलेक्शन का नशा चढ़ रहा है। आप कभी 1924 का इलेक्शन देखो। 1924 आर्य समाजी शुद्धि मूवमेंट शुरू कर रहा है। क्या शुद्ध कर रहे हो भैया? आर्य समाजी शुद्धि मूवमेंट, मुस्लिम समाज विशुद्धि मूवमेंट, जमात, तबलीग, तंजीम, उस पर भी चर्चा करूंगा। चुनाव मां है, चुनाव वो राक्षसी है। फिर से लाइन को दोहराऊंगा, चुनाव वो राक्षसी है। भारत जैसे देशों में चुनाव राक्षसी नहीं है, चुनाव तो बड़ी अच्छी चीज है। भारत जैसे देश में जहां एक बहुत अच्छे वर्ग को प्रजातंत्र का मतलब ही नहीं पता, जहां की जनता, भारत की जनता इनोसेंट, 70%, सीधी सादी जनता, कोई भी बहला दे। भारत जैसे देश
जहां पे इतने 70-80% इनोसेंट लोग रहते हैं जिनको प्रजातंत्र के कॉन्सेप्ट का वास्तविक पता नहीं, वहां इसके दो बेटे बड़े एक्टिव होते हैं चुनाव के समय, एक जातिवाद, एक संप्रदायवाद। तो जातिवाद का जन्म हुआ सामंतवाद के दौर में। किसने जन्म दिया? जजमानी व्यवस्था ने। किसने खत्म किया जजमानी व्यवस्था को? तो अब दिमाग में आ गया कि अच्छा, जजमानी व्यवस्था जातिवाद की मां है। हाँ, इस मां को खत्म किया अंग्रेजों ने। तो जब मां मरेगी, बेटा अपने आप मरेगा। लेकिन मां तो मर गई, बेटे को अंग्रेजों ने आईसीयू में डाल दिया और राष्ट्रवाद पर नियंत्रण रखने के लिए उस बेटे का इस्तेमाल करते रहे। और आज ये हमारे राजनेता ये उस बेटे को उसी आईसीयू में रखे हुए हैं। भ्रमित मत होइए। जब भी आपको लगे कि ये सब कहां लिखा हुआ, हमको भी बताओ भैया। ये एक किताब है प्राचीन भारत की झा श्रीमाली, इसमें लिखा है, इसलिए दिखा दे रहा हूं, सब यहीं से पढ़ाऊंगा। बड़े सारे मित्रों, और सुन के नहीं मानना है, पढ़ के मानना है। सुन के, ये किताब कोई मामूली किताब पब्लिकेशन की नहीं है। भारत निदेशालय, मान्यता प्राप्त। तो पहला सवाल यह उठा, तो मैं आपको अब इस जातिवाद पैदा हुआ गुप्त काल में, प्रमोशन मिला गुप्तोत्तर काल में, अपने पीक पे पहुंचा राजपूत काल में, और मध्यकाल में जिंदा रहा। मैं बताऊंगा मध्यकाल में क्यों जिंदा रहा और कैसे अंग्रेजों ने मारा। लेकिन अब चूंकि जजमानी व्यवस्था नहीं है, तो जाति प्रथा बन गई है कुप्रथा। अब ये फायदा नहीं कर रही है, अब ये नुकसान कर रही है। अरे भैया, हमारे नेताओं को पढ़ो। सरदार भगत सिंह बाल काट दिए अपने। सिख समुदाय में बाल, जो लंबे बाल हैं, ये धर्म का हिस्सा है। काट दिया उन्होंने, दाढ़ी काट दी। उस पर तो मैं एक अलग एपिसोड ही दूंगा आपको। सरदार भगत सिंह, पता क्यों काटी? कभी पता करने की कोशिश की क्यों काटी? इसलिए काटी कि धर्म भारत मां के रास्ते में ना आए। धर्म भारत मां के रास्ते में ना आए। और आज हमारे देश का युवा तेईस साल की उम्र में वो आदमी शहीद हो गया। तो आप समझो, आप जानो, जो नारा है इस प्रोग्राम का, पढ़ो क्योंकि सीखना है, सीखो क्योंकि समझना है, समझो क्योंकि उन्नति करना है। तो जाति व्यवस्था आवश्यकता है सामंतवाद की, कुरीति है पूंजीवाद में। तभी तो कबीर ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अब सवाल यह उठा सबसे अहम कि यह धारा बदली कैसे, ये नगरीकरण की धारा सामंतवाद की तरफ मुड़ी कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, क्वेश्चन मार्क बनाइए, लिखिएगा जरूर कि यह धारा मुड़ी कैसे, क्वेश्चन मार्क। मैंने आपसे बताया था जब मैं द्वितीय नगरी क्रांति पढ़ा रहा था कि नगरी क्रांति के दो पिलर हैं, दो आधार स्तंभ।
इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, ये नगरीय क्रांति के दो पिलर। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो दो स्तंभ हैं, इन पर कोई प्रभाव पड़ा, इन पर झटका लगा। साइंस की तरह पढ़िए इतिहास को, साइंस की तरह, साइंस की तरह, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी। तो नगरीय क्रांति, अब आपको क्लियर है कि यार नगरीय क्रांति के दो पिलर हैं, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार। अब भारत का सबसे ज्यादा व्यापार किससे? रोम से। वहीं से सोना बह के भारत आ रहा है, और ये सोना बह के भारत आ रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रही। आज तो ड्रेन ऑफ वेल्थ कहां है? भारत से पश्चिम। लेकिन मौर्योत्तर काल में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहां थी? पश्चिम से भारत। आपको कि मास्टर एविडेंस बता दो, मैं कहूंगा लिख लो। प्लीनी, 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 PLINY, प्लीनी, रोमन इतिहासकार कहता है, रोता है कि द एंटायर गोल्ड ऑफ रोम इज बीइंग ड्रेन टुवर्ड्स इंडिया। शिक्षा का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, जिस कॉन्सेप्ट में कोई एविडेंस नहीं है उसको हम मिथ में रखते हैं, जिस कॉन्सेप्ट में एविडेंस क्लियर नहीं है उसको हम हाइपोथेसिस में रखते हैं, और जिस कॉन्सेप्ट में एविडेंस क्लियर है उसको हम थियरी बोलते हैं। तैयारी के समय इस बात को ध्यान रखिएगा, मिथ, हाइपोथेसिस, थियरी। तो जब भी कुछ कहिएगा, इसीलिए तो न्यूज़पेपर में देखो आम आदमी के स्टेटमेंट नहीं आते, क्योंकि आज आम आदमी का स्टेटमेंट किस पे डिपेंड करता है? एक प्लेट जलेबी दही पे। लेकिन अगर IAS अधिकारी कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो जवाबदेह है सरकार को, और नेताजी अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो या तो विधानसभा को जवाबदेह है या लोकसभा को। इसलिए जब भी वो स्टेटमेंट देंगे वो जवाबदेह भी हैं, सोच समझ कर बोलेंगे। तो रोम के साथ बृहद व्यापार, पश्चिम से सोना बह रहा था भारत की तरफ। प्लीनी रो रहा है, प्लीनी कह रहा है कि द एंटायर गोल्ड ऑफ रोम इज बीइंग ड्रेन टुवर्ड्स इंडिया। तो रोम के शासकों को अब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ रोकनी थी। जैसे आज भारत को फॉरेन रिजर्व की जरूरत है, भारत का फॉरेन रिजर्व बह रहा है। ज्यादातर चीजें तो हम बाहर से ही खरीदते हैं, कॉर्नफ्लेक्स से लेकर बोइंग तक हम बाहर से खरीद रहे हैं। तो हम जितना कमाते हैं वो सब बाहर चला जाता है। अब आप सरकार देखो फॉरेन रिजर्व को रोकने का प्रयास कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिससे तेल का आयात कम हो सके। तेल का आयात कम होगा तो भारत का जो धन बाहर जा रहा है वो भी कम होगा, भारत का धन बचेगा, भारत का धन बचेगा तो विकास में यूज होगा। तो रोम के राजाओं ने भी इस धन को रोकने की कोशिश की। कैसे? उन्होंने भारत के साथ जो व्यापार था उस पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। अब हम तेल तो भारत में बना नहीं सकते, लेकिन हम कॉर्नफ्लेक्स तो भारत में बना सकते हैं। हम अभी बोइंग नहीं बना सकते, ठीक, साइकिल तो बना सकते हैं। हम अभी बड़े पैमाने पर कारें नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, टायर तो बना सकते हैं। तो रोम के राजाओं ने भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था उस पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। ग्लास के प्रोडक्ट पे लगा दिया, कटलरी पे लगा दिया, शीशे के उत्पादों पे लगा दिया, और साथ ही साथ एक और घटना घटी, रेशम निर्माण की विधि सीख ली, सिल्क उत्पादन का जो तरीका था वो सीख लिया। पूरब से दो प्रमुख व्यापार, दो प्रमुख निर्यात, एक्सपोर्ट, एक मसाला, एक रेशम। अब रोमनों ने क्या किया कि जो गैर जरूरी चीजें थी उस पर प्रतिबंध लगाने लगे और रेशम उत्पादन का तरीका सीख लिया।
इससे क्या हुआ? फॉरेन ट्रेड में कमी आई, एक्सटर्नल व्यापार कम हुआ, उसको झटका लगा। और जैसे ही एक्सटर्नल व्यापार कम हुआ, उसको झटका लगा, उसकी सूचना कहां मिलती है? गुप्त काल की करेंसी में। करेंसी किसी देश की अर्थव्यवस्था की सूचक है। आज देखो भारत में चर्चा चल रही है, रुपया गिर रहा है, रुपया गिर रहा है। रुपया ना हुआ, व्यक्ति का चरित्र हो गया जो लगातार गिरता जा रहा है। मुद्रा, अमेरिकन डॉलर, इंडियन रुपी, जापानीज येन। अमेरिका का डॉलर कैसा है? अमिताभ बच्चन की तरह। कहीं भी लगाओ, कहीं भी, आर्ट मूवी, कमर्शियल मूवी, एड वर्ल्ड, नवरत्न ऑयल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। कौन बनेगा करोड़पति? अमिताभ बच्चन साहब अमेरिकन डॉलर की तरह है। हाई वैल्यू, यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी, मुद्रा। अब मैंने आपसे कहा अफगानिस्तान में मुद्रा है नहीं। किसी राष्ट्र की औकात जाननी हो, उस राष्ट्र की मुद्रा अर्थव्यवस्था का अध्ययन करो। इस पर, मुद्रा अर्थव्यवस्था पर एक अलग विषय ही इसको बना दिया, न्यूमिस्मैटिक्स, सिक्कों का अध्ययन। ये सिक्के हमें गुप्त काल की कहानी सुनाएंगे। ये सिक्के हमें गुप्त काल की कहानी सुनाएंगे। एक बड़ी मजेदार बात, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में मिलते हैं, और गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। उस पर आऊंगा मैं, बड़ा मजेदार चर्चा है, गुप्त काल स्वर्ण युग। ये सिक्के हमें गुप्त काल की कहानी सुनाते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के, लेकिन मिश्रित। सोने की जो मात्रा इसमें है वो मौर्योत्तर काल की तुलना में कम है, और कई बार तो कॉपर के जो सिक्के हैं, तांबे, उन पे सोने का पानी चढ़ा दिया गया। और तांबों के सिक्कों में भारी गिरावट। यही नहीं, फायहान कहता है, चीनी यात्री है फायहान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आया, कभी दरबार में नहीं गया। फायहान कहता है कि वस्तु का विनिमय कौड़ियों में होता था। वो कौड़िल का फूल होता है, उसकी बीज होती है कौड़ी, या समुद्र की सीप ऊप होते कौड़ी। इसलिए जब किसी को लोग गाली देते कहते 2 कौड़ी का आदमी है। बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड को झटका लगा, यह बात दिमाग में रखनी है। बाह्य व्यापार को झटका लगा। क्यों झटका लगा भाई साहब? बताया मैंने, डायग्राम बना लो। बाह्य व्यापार को झटका लगा, क्यों लगा? रेशम उत्पादन की टेक्निक सीख ली और विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। तो भारत में सोने के आगमन का जो मुख्य स्रोत था वो था बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड। सोना का आना कम हो गया। सोना भारत के लोगों को बहुत पसंद है। उस पे तो डायलॉग ही बन गया बॉलीवुड के मूवी में। अजीत साहब किसी मूवी में विलन है, कहते हैं कि लायन को सिर्फ 2 चीजें पसंद है, मोना और सोना। सोने का जो आगमन है देश में, उस पर झटका लग गया। उससे क्या हुआ? उससे यह हुआ कि राज्य के सामने एक चुनौती आ गई। अच्छा, अब देखो लाइनों कैसे जोड़ना है। बाह्य व्यापार पे झटका, बाह्य व्यापार पे झटके से क्या हुआ? सोने के आगमन में कमी। सोने के आगमन के कमी से क्या हुआ? राज्य के सामने चुनौती। कौन सी चुनौती? अधिकारियों को वेतन देने की। नगरीकरण की धारा किधर मुड़ रही? सामंतवाद की तरफ मुड़ रही है। उसको डिस्कस कर रहे हैं। क्यों मुड़ रही है? बाह्य व्यापार पे झटका। कौन सबूत दे रहा है? प्लिनी। इससे क्या हुआ? सोने के आगमन में कमी। सोने के आगमन की कमी से क्या हुआ? राज्य के समक्ष चुनौती। कौन सी चुनौती? अधिकारियों को वेतन देने की चुनौती। अब सैलरी कैसे दें? और बिना सैलरी के कोई काम करेगा नहीं। गीता कहती है ना, निष्काम कर्म बहुत बड़ा सिद्धांत, बहुत बड़ा।
बहुत बड़ा। इसलिए जब आप इंटरव्यू देने जाते हो परीक्षाओं के, और जब आप सैद्धांतिक जवाब देते हो, आप गए सीडीएस का इंटरव्यू देने, एनडीए का इंटरव्यू देने, उन्होंने पूछा कि आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो? आपने कहा साहब हम राष्ट्रवादी हैं साहब, हमें राष्ट्र से बहुत लगाव है साहब, हम राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। बोले जाओ बाहर झाड़ू लगाओ, वो भी तो सेवा है राष्ट्र की। सेवा तो किसी भी रूप में की जा सकती है, यानी सिर्फ सेना के लोग ही राष्ट्रवादी हैं? आप जब भी जवाब दो, जवाब। मेरे एक मित्र हैं, आईएएस का इंटरव्यू दे रहे थे, तो उनसे पूछा इंटरव्यू बोर्ड ने कि मिस्टर सिंह, बोलो जी सर। बोले आप जंगल में जा रहे हैं और आपके सामने शेर आ गया, आप क्या करेंगे? बोले सर हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे। बोले अच्छा चलिए, आप नदी में जा रहे हैं, तैर रहे हैं नदी में, और शेर आ गया, आप क्या करेंगे? बोले साहब हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे। बोले यार जंगल में तो पेड़ है, ये तो समझ में आता है, नदी में कहां से पेड़ आ गया? तुम हर जगह पेड़ ही क्यों ले आते हो? बोले साहब आप हर जगह शेर ले आते हो तो हमें मजबूरी में हर जगह पेड़ लाना पड़ता है साहब, हमारी हिम्मत नहीं कि हम शेर से लड़ जाएं। जवाब में व्यवहारिकता होनी चाहिए, सुन के लगे कि सही बोल रहा है। और जो जितना सिद्धांतवादी होता है वो उतना ही परेशान होता है, ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सिद्धांतों पर नहीं चलती। बचपन में हम छोटे छोटे थे तो कहते थे कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, वही तुम्हारा बाप है। बड़े हुए तो पता चला कि जितने ऊंचा आदमी बैठा हुआ है उसमें झूठ की भी ईंटें लगी हुई हैं। कितना फर्क है सिद्धांत में, व्यवहार में। समझना है इसे, हर चीज को जोड़ना है, समझना है, दिमाग को खोलना है। दूर दराज गांव में बैठी हुए बहनें हमारी, भाई हमारे, 2-2 घंटे पढ़ो, 2-2 घंटे पढ़ो। 20 साल उम्र है ना, 2 घंटे पढ़ो। 5 साल तैयारी चलेगी, 26 साल में डीएसपी बनोगे, ठीक है। क्यों टेंशन ले रहे हो? नौकरी करो, घर में पैसा नहीं है, नौकरी करो, एटीएम पर चले जाओ, नौकरी करो, कहीं भी ढूंढ लो, खाने पीने की व्यवस्था ढूंढ लो, भारत समाचार का शो देखो, तैयारी करो। और हमसे क्या सीखोगे? कनेक्टिविटी। हमसे सीखो कनेक्टिविटी। देखो जोड़ के दिखाया ना अभी सारा, ये कनेक्टिविटी सीखो। कबीरदास जी कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, आईएएस भैया न कोई। वो आईएएस ही लिखा था उन्होंने, वो शायद गलती से लिख गए होंगे पंडित भैया न कोई, आईएएस ही था वो। समझो कि भारत में सूर्य की पूजा क्यों होती है, ये सारा एग्रीकल्चर सूर्य पे टिका हुआ है। वो फोटोसिंथेसिस होती है ना, वही तो एनर्जी ट्रांसमिट करती है सूर्य से फसलों में। उस फसलों में ये जो गेहूं है पकता है, किसकी उससे पकता है? सूर्य की वजह से। ये जितने भी अनाज पकते हैं ये किसकी वजह से पकते हैं? सूर्य की वजह से। कौन सी प्रक्रिया है वो? फोटोसिंथेसिस। तो भारत में सूर्य भगवान है, फोटोसिंथेसिस की वजह से। सऊदी अरब में सूर्य जला रहा है, तबाही मचा रहा है, विध्वंस कर रहा है। समझो, विवेक का इस्तेमाल करो, विवेक का, इसको खोलो। शाही वर्ग के अपने फॉर्मूले हैं, वो बचा के रखता है उनको। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। इसलिए गुप्त काल के राजाओं ने एक उपाधि ली। ये उपाधि आप मौर्य काल में नहीं देखोगे। इसलिए गुप्त काल के राजाओं ने एक उपाधि ली, महाराजा धीराज। महाराजा धीराज छोटे छोटे राजाओं के ऊपर एक बड़ा राजा। गुप्त काल में बाह्य व्यापार, एक्सटर्नल ट्रेड को झटका लगा।
रीजन मैंने बता दिए। उस झटके के परिणाम स्वरूप किसको प्रमोशन मिला? भूमि अनुदान को। ये जो नया सामंत वर्ग पैदा हुआ, जिसको रेवेन्यू पर अधिकार था, जनता पर अधिकार था, दिग्दगांतर तक, उसने किसानों से उनका अतिरेक छीनना शुरू कर दिया। और जब उसने किसानों से उनका अतिरेक छीनना शुरू कर दिया तो इससे किस पे फर्क पड़ा? आंतरिक व्यापार पर। ये तो झटका लगा एक्सटर्नल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड, इसने द्वितीय नगरीय क्रांति की धारा को धीमा किया। यहीं से द्वितीय क्रांति की धारा की पतन की शुरुआत। और जैसे ही द्वितीय नगरीय क्रांति की धारा की पतन की शुरुआत, सामंतवादी धारा के उत्थान की शुरुआत। अब ये द्वितीय नगरीय क्रांति की धारा ये गुप्त काल में नीचे जा रही है। क्या ऊपर आ रहा है? सामंतवाद। गुप्तोत्तर काल, राजपूत काल, पीक पे कौन? सामंतवाद। तो द्वितीय नगरीय क्रांति के जो इकोनॉमिक पहलू थे वो परिवर्तित होने शुरू हो गए। और जैसे इकोनॉमी बदली, राजनीति बदली, राजनीति बदली, समाज बदला, समाज बदला, धर्म बदला, धर्म बदला, संस्कृति बदली। और वो सामंतवाद जो आज भी भारत के लिए नासूर बना हुआ है, आज भी भारत की जनता के लिए संकट बना हुआ है, उसके खिलाफ, उसके स्वरूप को दिखाने के लिए आज मैं भारत समाचार के इस मंच से आपसे आह्वान करता हूं, समझो, भारत मतलब ज्ञान, और ये सबसे अहम चीज सामंतवाद। शुरुआत गुप्त काल में, प्रमोशन गुप्तोत्तर, पीक राजपूत। अवधनामा के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।